अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चल रहा था। एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। द रीजन अराउंड an electric charge in which the electric effect can be experience attractive or repulsive force is called electric field. देखिए बेटा, मैंने से बताया कि किसी चार्ज के आसपास का जो रीजन है, जो आपका आसपास का अराउंड द रीजन है, जहाँ किसी कोई अदर चार्ज लेके हम क्यू नॉट क्या है? अदर यूनिट चार्ज है। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। यानी कि इतना छोटा कि ये खुद अपनी फील्ड नहीं बना पाए। इसका हम टेस्टिंग के लिए इसी को लेते हैं। कोई बड़ा चार्ज नहीं, इसी फील्ड बना रहा है, कोई बड़ा चार्ज है वहां में। तो ये क्यू नॉट जो है टेस्टिंग चार्ज है। इसको जब हम यहाँ लेके आते हैं +2 चार्ज के पास में, तो ये क्या करेगा? कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ पढ़ाया था मैंने आपको? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलेगा रिपल्ट करेगा, भगाएगा इसको। ठीक है, अंदर नहीं आने देगा। बताओ कि क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव उसको अंदर आने नहीं आने देगा। इसी प्रकार ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ भी रखा होगा तो इसको यहाँ से भगाएगा, यहाँ रखा होगा तो यहाँ से भगाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से भगाएगा। मतलब वो हर डायरेक्शन में, ऐसा नहीं केवल लीनियर है, हर डायरेक्शन में वो उसको रिपल्ट करेगा। ठीक है, और एक डायरेक्शन में रिपल्ट करेगा। ठीक है, और देखिए आप ये इस टाइप से इसकी जो रेडिकल फील्ड बनती है वो आउटवर्ड बनती है। कितनी बनती है? आउटवर्ड। अब चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो, दोनों चार्ज हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बताई। अब इसकी एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड और बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और इसी टाइप से कोई क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज, इसी को लेंगे हमेशा। ठीक है, अभी रूल से बेस के टेस्टिंग चार्ज को जब हम इसके पास लाएंगे तो ये तो अट्रैक्ट कर लेगा इसको, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ से आएगा, यहाँ से अट्रैक्ट कर देगा, यहाँ से आएगा, यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अराउंड जो फील्ड बनी है नेगेटिव चार्ज के कारण, ये डायरेक्टली इनवर्ट, मतलब इसमें अंदर की ओर एरो दिख रहे हैं, ये बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक रीजन है जो ये शो कर रहा है कि रेडिकल आउटवर्ड्स होता है, रेडिकल इनवर्ट्स होता है। ओके, टॉपिक पाएंगे इसी के आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। क्या आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड समझी, अब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिकली से आउटवर्ड जा रही है, किसी के मन में विचार तक कहां तक जाएगी? ठीक है, तो ये इंफिनिटी तक जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर इसकी एक लिमिट होगी, वो उसको हम इन्फिनिट नहीं मान सकते, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर इसको क्या करना पड़ेगा? एक लिमिट होगी। वो लिमिट ही सराउंडिंग एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक एक्सपीरियंस हो। जो एक्सपीरियंस नहीं वहाँ की बात क्यों करें? ठीक है, अब आप सोचते हो जब आगे बढ़ेगा ये, ठीक है, तो थोड़ा कम तो होगा फील्ड का एक्सपीरियंस, धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे हम यूनिट चार्ज को आगे ले जाते जाएंगे। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आगे निकल जाएगा तो कम होता जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब कहाँ पर कितना लगेगा? ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो टॉपिक नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करेंगे, क्योंकि वेक्टर है, एक डायरेक्शन है इसकी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कैपिटल ई से इसको डिनोट करेंगे। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि हमारे कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग यदि फील्ड का रखा चार्ज तो क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एफ अप्लाई करेगा। तो इस अप्लाई फोर्स आप देख सकते हैं कितना फोर्स अप्लाई करेगा यूनिट चार्ज पे, क्यू नॉट पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एफ हमारा वही कूलम्ब्स फोर्स है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। कूलम्ब्स में हमारा बताया था हमें कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट। हम देख सकते हैं Q1 और Q2 की जगह Q नॉट है, दो चार्ज है ना, हमें इनका फोर्स निकालना बिटवीन, उनके सेपरेट डिस्टेंस r हो, तो Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब्स का फोर्स था। ये हम यहाँ पुट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो क्या रिजल्ट आया? E इक्वल्स टू 1/4πε0
Q by R स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार और मैं आपको यहाँ नीचे बता दूँ, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो इसी फॉर्मूले से बनेगी। F का ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, इसका हुआ कूलम, दैट मींस न्यूटन पर कूलम। हम इसे लगा सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स या न्यूटन पर कूलम, एक ही बात होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा और है, उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस टॉपिक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें दो टाइप के, डिसकंटिन्यूअस चार्ज एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है। अब कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू का मतलब समझ लीजिए आप, किसी भी ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज इनइक्वली यानी कि डिसकंटिन्यूअस रूप में फैला, देखो यहाँ देख सकते हैं एक या दो यहाँ दिखा हुआ है, अलग अलग है। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में क्या होता है, चार्ज जो होता है कि पूरी सरफेस पे इक्वली फॉर्म में डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसमें तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप सोचिए तीन क्यों होती है, तो भैया जो कंडक्टर होता है उसका जो शेप होता है, उसके शेप पे डिपेंड करता है कि चार्ज को कहाँ चलना है। अब एग्जांपल के लिए लीनियर है, तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर पे आप देखते हैं, किसी भी कंडक्टर के ऊपर एक लीनियर फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हो सकता है ये सर्कल की बाउंड्री पे हो जाए, ये भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है। मतलब यदि बाउंड्री पर है, लाइन पर है, सर्कल बैलेंस पर है, तो भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक ये लीनियर चार्ज समझ में आपको। अब इसे तो सरफेस, मान लो कोई शीट है जिसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, पता है ऐसे कंडीशन में एरिया होगा सरफेस का, यदि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है कंटिन्यूअस, तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार से यदि कोई स्फीयर होगा, स्फीयर या क्यूबॉइड या क्यूब 3D फॉर्म वाला, उसमें 3 डायमेंशन होती है। अगर हम सर्कल ना समझे, ये ग्लोब है, फुटबॉल है, स्फीयर टाइप का कोई बॉडी है, यदि उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ हमने डायमेंशंस का यूज करा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डायमेंशन। तो यदि लीनियर के फॉर्म में होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि सरफेस के फॉर्म में होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यदि वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे आराम से इसे इजीली समझ सकते हैं। हम हमारे आगे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी समझ लीजिए पहले आप, डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसका स्पेस, उसके अंदर जितनी जगह है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। अब उस वॉल्यूम में क्या मैटर है, ठीक है, इसका अमाउंट जो कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मैटर के फॉर्म में हमने चार्ज दिया है, तो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज का अमाउंट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कंडक्टर के अंदर यूनिट में आ रहा है या सरफेस पर आ रहा है या वॉल्यूम पे आ रहा है, तो उनकी डेंसिटी कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमें देख रहे हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस कंडक्टर वायर के लीनियर पाथ में इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है या कितना चार्ज अमाउंट है वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी इसकी पर यूनिट लेंथ में अवेलेबल चार्ज कितना है, Q/L = लैम्डा। अब यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू Q निकाल सकते हैं, लैम्डा × L, यानी आप
तो यदि उसकी डेंसिटी का एक्सपीरियंस हो और वायर के लेंथ का एक्सपीरियंस है तो आप उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो निकाल सकते हैं कि फॉर्मूले से Q बराबर लैम्डा एल। इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलाम पर मीटर। देख सकते हैं Q की कूलाम लेंथ की मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी यूनिट बनेगी। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं कि आप यदि हमें छोटा पार्ट लेना है, छोटा पार्ट लेने का मतलब है कि तो बड़ा नहीं लिख लेते हुए छोटा सा पोर्शन का लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो ये चार्ज तो पहले इक्वली डिवाइडेड था कंटिन्यूअसली, उसमें कंसीडर कर लिया लेंथ को, ये पूरा लेंथ था एल, तो कंसीडर कर लिया डी एल। इसने डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, छोटे पार्ट के लिए निकाला जाता है, इसलिए डी का यूज किया जाता है। तो डी एल छोटी लेंथ का जो चार्ज इसमें होगा वो भी छोटा होगा, उसको हम डी क्यू बोलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा चार्ज कितना हुआ देख सकते हैं आप, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। अब चूंकि छोटे पार्ट का एरिया निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करें, दोस्तों इंटीग्रेशन ले लें। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा चार्ज इन स्मॉल लेंथ ऑफ अमाउंट। स्मॉल लेंथ ऑफ अमाउंट में कितना चार्ज है इसके अंदर होगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे हमारे एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि सरफेस चार्ज या एरिया चार्ज एक ही बात है, सरफेस की तो एरिया होता है। ठीक है, तो जब हमारा जो चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस वक्त शीट पर जिसमें एरिया आए, लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, क्या होगा एरिया आए, उसकी पर एरिया में जितना चार्ज अवेलेबल होगा वो कहलाएगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा वो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इससे सिग्मा, यानी कि जितना यूनिट एरिया में चार्ज अवेलेबल होगा वो कहलाएगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। हाँ, इसी टाइप से आप जब देखेंगे यहाँ चार्ज का वैल्यू निकाल लें, चार्ज क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए हो जाएगा हमारा, एल की जगह क्या हो जाएगा ए, केवल चेंज करना आपको, एल की जगह ए लिखना सब पूरा। ठीक है, अब हमारा जो स्मॉल अमाउंट की हम बात करेंगे कि इसमें छोटा सा एरिया ए ले लें, डी ए आपको मिलता है, छोटे से पार्ट के लिए ए डी लगाएंगे, डी ए ले लेते हैं, तो उसके अंदर चार्ज भी कितना होगा डी क्यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, है ना, ये हो गया डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। और डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाया हमने डी हटाने के लिए, तो हमारा चार्ज का वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन सिग्मा डी एल। ये हमारा कंप्लीट हुआ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाल ली। तीसरा हमारा आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ तुझे क्यूबॉइड लेना पड़ेगा, उसको स्क्वायर भी ले सकते हैं, स्क्वायर है ना, सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, जिसका वॉल्यूम हो। ठीक है, जो डेप्थ हो, तो हम एक क्यूबॉइड या फिर स्क्वायर किसी को भी ले लें जिसमें वॉल्यूम हो, यदि उसमें चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ठीक है, उसकी पर यूनिट लेंथ नहीं हुआ, सरफेस लेंथ क्या बोलेंगे, उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज अवेलेबल होगा वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे हम रो से इंडिकेट करेंगे, यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज क्यू है, तो यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल चार्ज। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलाम पर मीटर क्यूब। ओके, अब क्यू इक्वल्स टू हमारा रो इंटू बी हो जाएगा। वैसे हम छोटे से पार्ट के लिए निकालने जाएंगे तो छोटे से पार्ट का वॉल्यूम हमको मालूम होना चाहिए, स्मॉल डीवी होगा, उसका अवेलेबल चार्ज डी क्यू होगा, तो हिसाब से यहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा डी क्यू और डी वी हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करके निकालेंगे क्योंकि कि हमारे यूनिट वॉल्यूम में कितना अवेलेबल चार्ज है, एक छोटे से एरिया से भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन करके बड़ा पार्ट भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ लीनियर चार्ज, एरिया चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी। अब इसके हमें नोट्स बनाना है। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे, जल्द से जल्द मैं आपसे कॉपी मांगूंगा चेक करने के लिए, आप सभी आराम से बनाते जाइए, मैं नोट्स आपको डालता जाऊंगा इनके, आपको कुछ समझ में आ रहा तो उससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स ही आपको नोट करना है, जो भी आप नोट करेंगे वो आपके नोट्स होंगे। ठीक है बेटा, इसमें आलस से नहीं करें, अच्छे से पढ़ाई करें, वो कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ।